इन पीडियाट्रिक्स लेट्स कंटिन्यू द रिकेट्स एंड स्कर्वी। हम रिकेट्स के बारे में देख रहे थे। रिकेट्स में इन्वेस्टिगेशंस क्या करने होते हैं, तो सेरम में इन्वेस्टिगेशंस किए जाते हैं। एक तो कैल्शियम का लेवल देखा जाता है, दूसरा फॉस्फेट का, तीसरा पैराथायरॉयड हार्मोन का, फोर्थ है एल्केलाइन फॉस्फेट का लेवल देखा जाता है, फॉस्फेटेज एंजाइम का। देन 25 हाइड्रोक्सी कोलेकैल्सिफेरॉल का लेवल देखा जाता है। तो कैल्शियम का जो लेवल है वो रिकेट्स में या तो लो रहता है या नॉर्मल रहता है, विटामिन डी डेफिशिएंसी में, या रिकेट्स बोल सकते हैं। देन फॉस्फेट का जो लेवल है वो भी कम रहता है, और ये दोनों का लेवल कम क्यों हो जाता है, क्योंकि एब्जॉर्प्शन इसका कम हो जाता है एंड एक्सक्रीशन बढ़ जाता है। एंड पैराथायरॉयड हार्मोन का जो लेवल है वो बढ़ जाता है, तो ये कैल्शियम को बनाए रखने के लिए ये लेवल बढ़ जाता है। इसी वजह से जो रिकेट्स में कैल्शियम का लेवल है वो या तो लो रहता है या तो नॉर्मल भी हो जाता है। पैराथायरॉयड हार्मोन की वजह से वो नॉर्मल हो जाता है। तो पैराथायरॉयड हार्मोन का लेवल जब बढ़ता है तो उसकी वजह से ऑस्टियोक्लास्ट एक्टिवेट होता है और फिर वो एक्सट्रैक्ट करता है कैल्शियम को बोन से, तो इसलिए जो ब्लड में है वो लेवल नॉर्मल भी हो जाता है। नाउ एल्केलाइन फॉस्फेटेज एंजाइम का जो लेवल है वो भी बढ़ जाता है, क्योंकि पैराथायरॉयड हार्मोन बढ़ रहा है एंड कैल्शियम जो है वो रीएब्जॉर्ब हो रहा है बोन से। एंड नेक्स्ट 25 हाइड्रोक्सी कोलेकैल्सिफेरॉल का लेवल देखा जाता है। ये प्रिकर्सर फॉर्म का लेवल देखा जाता है, ना कि 125 डाईहाइड्रोक्सी कोलेकैल्सिफेरॉल का जो कि एक्टिव फॉर्म होता है उसका लेवल नहीं देखा जाता है, तो इसका लेवल देखा जाता है। नाउ रेडियोलॉजिकल फीचर्स क्या होता है रिकेट्स के, तो रेडियोलॉजी को प्रेफर किया जाता है एज़ कम्पेयर टू द बायोलॉजिकल टेस्ट, तो ये कन्फर्मेटरी होता है। फर्स्ट चेंज इसमें क्या होता है, एक तो नॉर्मल जो ZPC है वो लॉस्ट हो जाता है, दैट इज़ जोन ऑफ प्रोविजनल कैल्सिफिकेशन जो है वो नहीं रहता है। तो इसमें क्या हो जाता है कि मेटाफाइसिस जो रहता है ना बोन में, तो मेटाफाइसिस के एंड पे इरेगुलरिटी आ जाती है, उसको बोलते हैं फ्रेइंग। ये जो डायग्राम में दिख रहा है फ्रेइंग लेबल किया गया है, उसको बोलते हैं। देन एंड ऑफ मेटाफाइसिस पे कप शेप बन जाता है, उसको कपिंग बोलते हैं। ये डायग्राम में अगेन लेबल किया गया है। देन स्प्लेइंग हो जाती है, तो स्प्लेइंग मतलब क्या, वाइडनिंग हो जाती है एट द एंड ऑफ मेटाफाइसिस, ये अगेन लेबल किया गया है। नाउ ट्रीटमेंट क्या होता है रिकेट्स का, विटामिन डी थेरेपी दी जाती है, तो या तो ओरल या तो इंट्रामस्कुलर दी जाती है। ओरल प्रेफर की जाती है, तो अब ओरल जो थेरेपी है वो हाई डोज दी जा सकती है या तो लो डोज दी जा सकती है। हाई डोज अगर देते हैं तो वो शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए देते हैं, उसको स्टॉस थेरेपी बोला जाता है। एंड लो डोज अगर देते हैं तो वो लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए देते हैं। एंड जो प्रेफर की जाती है वो हाई डोज लो डोज वाली प्रेफर की जाती है लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए। पहले हम स्टॉस थेरेपी के बारे में देखते हैं। हाई डोज वाली जो थेरेपी होती है उसमें क्या किया जाता है, 60,000 IV डेली दिया जाता है, या तो अल्टरनेट डेज में दिया जाता है, और ऐसा 10 डेज़ के लिए किया जाता है। यानी कि टोटल हमको कैसे भी करके 6 लाख इंटरनेशनल यूनिट देना है। एंड जो सेकेंड थेरेपी होती है लो डोज वाली, वो लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए होती है, उसको जिसको प्रेफर किया जाता है। उसमें क्या किया जाता है, 2000 से लेकर 6000 इंटरनेशनल यूनिट पर डे दिया जाता है, और ऐसा 12 वीक्स तक किया जाता है, मतलब 3 महीने तक। तो डोज इसका जो है ना, ये जो रेंज है 2000 से 6000, वो डिपेंड करती है एज ऑफ चाइल्ड पे। तो ये डोजिंग दी जाती है। उसके बाद क्या किया जाता है, फिर कंटिन्यू करते हैं डेली रिक्वायरमेंट ऑफ विटामिन डी को। तो डेली रिक्वायरमेंट कैसी रहती है, 400 इंटरनेशनल यूनिट पर डे की होती है लेस देन 1 ईयर के चाइल्ड में, एंड 600 इंटरनेशनल यूनिट होती है ग्रेटर देन 1 ईयर के चाइल्ड में। तो ये डोज दिया जाता है बाद में, इसको मेंटेनेंस डोज बोलते हैं। देन नेक्स्ट कैल्शियम दिया जाता है, तो कैल्शियम 50 to 75 mg पर kg पर डे दिया जाता है। ना रिस्पॉन्स टू ट्रीटमेंट कैसे देखते हैं, फॉलोअप से देखते हैं, एंड फॉलोअप 4 वीक्स में किया जाता है। इसमें क्या करते हैं, अगर कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है ना, तो हम क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्टरी रिकेट्स है ये बोलते हैं। तो फॉलोअप के लिए हमको देखना क्या होता है, 4 वीक्स में एक्सरे लेना होता है, और ये देखते हैं कि हीलिंग वाइट लाइन आई है कि नहीं, रिकेट्स की जो हीलिंग वाली वाइट लाइन है। तो ये डायग्राम में अगेन लेबल किया गया, इस तरीके से दिखती है।
तो रिफ्रैक्टरी रिकेट्स तब बोलेंगे जब कोई रिस्पॉन्स नहीं आया, यानी कि ये हीलिंग वाली वाइट लाइन ना दिखे तो रिफ्रैक्टरी रिकेट्स को बोला जाता है। तो हीलिंग वाइट लाइन कब दिखती है? अगर कैल्शियम और फॉस्फेट डिपॉजिट हो जाता है एट द एंड ऑफ बोन। तो अगर रिकेट्स रिजॉल्व हो गया है तो कैल्शियम एंड फॉस्फेट को डिपॉजिट हो जाना चाहिए, और अगर नहीं हुआ है तो फिर वो रिफ्रैक्टरी रिकेट्स है ना। रिफ्रैक्टरी रिकेट्स के बारे में देखते हैं। तो ये डिसऑर्डर जो है ये 4 टाइप्स का हो सकता है। एक तो हाइपोफॉस्फेटेमिक, दूसरा हो सकता है विटामिन डी डिपेंडेंट, देन थर्ड आरटीआई एसोसिएटेड हो सकता है, एंड फोर्थ CKD एसोसिएटेड, दैट इज क्रोनिक किडनी डिसीज एसोसिएटेड। तो पहले देखते हैं एक्स लिंक्ड हाइपोफॉस्फेटेमिक रिकेट्स को। तो ये एक्स लिंक्ड डोमिनेंट होता है मेनली यूजुअली, एंड मोस्ट कॉमन इनहेरिटेड फॉर्म ऑफ रिकेट्स होता है ये। एंड इसमें म्यूटेशन जो है फैक्स जीन में होता है। फैक्स जीन मतलब क्या? फॉस्फेट को जो रेगुलेट करता है वो वाला जीन होता है, विथ होमोलॉजी टू एंडोपेप्टिडेज ऑन एक्स क्रोमोसोम। तो ये इसका फुल फॉर्म हो जाता है, P से फॉस्फेट, H से होमोलॉजी है, E से एंडोपेप्टिडेज है, एंड X से एक्स क्रोमोसोम है। सो ये नॉर्मली क्या करता है? इनएक्टिव करता है फॉस्फेटोनिन को या फिर FGF23 को। लेकिन अगर म्यूटेशन हो जाता है तो फिर एंडोपेप्टिडेज जो है उसका अमाउंट कम हो जाता है या तो वो एब्सेंट हो जाता है। तो उस कंडीशन में क्या होता है? कंटिन्यूड एक्टिवेशन होता है फॉस्फेटोनिन या फिर FGF23 का। तो उससे क्या होता है कि इनहिबिशन हो जाता है ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन का, जो कि फॉस्फेट का ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन हो रहा था उसका इनहिबिशन हो जाता है। तो इसलिए फिर फॉस्फेट का एक्सक्रीशन होने लगता है यूरिन में, एंड इस वजह से हाइपोफॉस्फेटेमिया हो जाता है। ना क्लिनिकल फीचर्स क्या आते हैं इसके? लोअर लिम्ब की डिफॉर्मिटीज़ हो जाती है, एंड डेंटल एबनॉर्मेलिटीज़ हो जाती है। रिफ्रैक्टरी रिकेट्स में डेंटल एबनॉर्मेलिटीज़ में क्या आता है? पल्प डिफेक्ट्स आते हैं, एंड इंक्रीज रिस्क हो जाता है डेंटल एब्सेस का। नाउ डायग्नोसिस कैसे करते हैं? लैब इन्वेस्टिगेशन से करते हैं रिफ्रैक्टरी रिकेट्स का। एंड ट्रीटमेंट कैसे करते हैं रिफ्रैक्टरी रिकेट्स का? ओरल फॉस्फेट देते हैं जिसका मेन रोल होता है। तो ओरल फॉस्फेट का रिप्लेसमेंट करते हैं, फॉस्फेट के रिप्लेसमेंट के लिए इसको देते हैं, एंड इसको जूलीज सॉल्यूशन बोलते हैं। इसमें एलिमेंटल फॉस्फेट होता है। देन FGF23 जो है वो डिक्रीज़ कर देता है 125 डाईहाइड्रोक्सी विटामिन डी के लेवल को, और इसलिए दूसरा ट्रीटमेंट जो है वो कैल्सीट्रायोल का दिया जाता है या अल्फ़ा कैल्सीट्रायोल का। ना एक न्यू थेरेपी है जो यूज़फुल होती है रिफ्रैक्टरी रिकेट्स में, वो होता है ब्यूरोसुमैब ट्वेज़ा इंजेक्शन। ये क्या होता है? ये मोनोक्लोनल एंटीबॉडी होती है अगेंस्ट द FGF23, तो उसकी वजह से FGF23 को हम डिक्रीज़ कर सकते हैं। नाउ विटामिन डी डिपेंडेंट रिकेट्स देखते हैं। तो VDDR है ये। इसके लिए हम इसकी फिजियोलॉजी देखते हैं पहले विटामिन डी की। तो 7D हाइड्रो कोलेस्ट्रॉल जो होता है स्किन में, वो UVB रेडिएशन के प्रेजेंस में एक्टिवेट हो जाता है और D3 फॉर्म करता है, विटामिन D3, एंड वो 25 हाइड्रोक्सिलेज में कन्वर्ट होता है। उसके बाद 25 हाइड्रोक्सी D3 में कन्वर्ट होता है, एंड 1 अल्फ़ा हाइड्रोक्सिलेज के प्रेजेंस में 125 डाईहाइड्रोक्सी D2 में कन्वर्ट हो जाता है, एंड फाइनली वो बायोलॉजिकल एक्शन करता है। तो विटामिन डी डेफिशिएंसी जो रिकेट्स होता है, विटामिन डी डिपेंडेंट रिकेट्स जो होता है टाइप 1 वाला, वो इनहिबिट करता है 1 अल्फ़ा हाइड्रोक्सिलेज को। तो उसकी वजह से 125 डाईहाइड्रोक्सी D2 का सिंथेसिस नहीं हो पाता है, एंड टाइप 2 वाला जो होता है उसमें रिसेप्टर्स इनएक्टिव हो जाते हैं। तो ये दोनों डेफिशिएंसी आती है। देन टाइप 1 और टाइप 2 में देखा जाए तो दोनों ही ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर होते हैं। टाइप 1 जो होता है वो इनहिबिट करता है 1 अल्फ़ा हाइड्रोक्सिलेज को, एंड टाइप 2 जो है वो रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है एक्शन ऑफ विटामिन डी को। तो टाइप 1 का जो ट्रीटमेंट है वो कैल्सीट्रायोल या अल्फ़ा कैल्सीडायोल होता है। एंड टाइप 2 में क्या रहता है? टाइप 2 में एलोपेशिया प्रेजेंट रहता है, एक्टोडर्मल डिस्प्लेशिया के डिफेक्ट्स प्रेजेंट होते हैं, मीलिया प्रेजेंट होता है, एंड ओलिगोडोंशिया प्रेजेंट होता है, यानी कि एब्सेंस होता है ग्रेटर देन 6 टीथ का, मतलब 6 टीथ से ज़्यादा नहीं रहते हैं, एंड एपिडर्मल सिस्ट्स रहते हैं। तो ये सारे क्लिनिकल फीचर्स हैं इसके। ट्रीटमेंट इसका अनसेटिस्फैक्ट्री होता है, एंड हाई डोज कैल्शियम इसमें दिया जाता है, फिर भी ये अच्छे से ठीक नहीं होता है।
ना देखते हैं एल्गोरिथमिक अप्रोच रिफ्रैक्टरी रिकेट्स के लिए। इसको हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।